बड़ी खबर अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 को अवैध धर्मांतरण मामले में दोषी पाया गया है, जबकि एक आरोपी इदरीस कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिला है। इस मामले में आज एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद चरण त्रिपाठी सजा सुनाएंगे। आरोपियों को दोषी पाए जाने वाली धाराओं में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी साजिश के तहत देश भर में अवैध धर्मांतरण गिरोह चला रहे थे। इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हैं। अवैध धर्मांतरण के लिए इन्हें विदेश से हवाला के जरिए रकम भेजी जा रही थी। ये गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, दिव्यांगों को बहला फुसलाकर और दबाव डालकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ये गिरोह देश में शरिया आधारित सरकार की व्यवस्था कायम करना चाहता था। बता दें कि एटीएस ने इन्हें देश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया था। 20 जून 2021 को एफआईआर एटीएस के थाने में दर्ज हुई थी। और सीधे रुख करते हैं संकेत मिश्रा का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, जाहिर तौर पर आज सजा का ऐलान होने वाला है और सबकी निगाहें इसी पूरे मामले पर टिकी हुई हैं, बताइए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जून 2021 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी एटीएस थाने में लखनऊ में। उसमें सीधे तौर पर अवैध धर्मांतरण के जो 14 लोग थे उनको उसमें आरोपी बनाया गया था उस एफआईआर में। और ये जो गिरोह था ये पूरा उत्तर प्रदेश, देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था। धर्मांतरण के मामलों को लेकर जो दिव्यांग हुआ करते थे, गरीब होते थे, महिलाएं होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे, उनको बहला फुसला के अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा था। और इस गिरोह की जब इस पूरे मामले में एफआईआर के बाद अब दोष सिद्ध हो गया है इन सभी 14 आरोपियों पर। इसमें मौलाना उमर समेत 14 आरोपी हैं। इसमें एक इदरीस हैं, उन पर स्टे है उनका हाईकोर्ट से, लेकिन जो 14 आरोपी हैं उन पर दोष सिद्ध हो चुका है। आज एटीएस की जो कोर्ट है वो आज सजा सुनाएगी और इसमें 16 व्यक्ति आरोपी हैं। ये दोष इन पर सिद्ध हो चुका है। आज एटीएस की जो स्पेशल कोर्ट है वो इस पूरे मामले में सजा सुनाएगी। लेकिन इतना तय है कि ये जो गिरोह था इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से फंडिंग हो रही थी, ऐसा एटीएस की तफ्तीश में सामने आया था। और जो साक्ष्य एटीएस ने जुटाए वो साक्ष्य पर्याप्त थे। यही वो वजह है कि दोष सिद्ध कर दिया गया है। और ये गिरोह काम कर रहा था पूरे देश में अवैध धर्मांतरण कराने को लेकर, और जो शरीयत आधार पर व्यवस्था थी उसे ये लागू कराना चाह रहा था। ये चाहे वो महिलाएं हो, जो गरीब, दिव्यांग, उनको टारगेट कर रहे थे, उनका धर्मांतरण करा रहे थे। और ऐसी जगहों पर ये टारगेट करते थे चाहे जो पिछड़े इलाके होते थे, वहां पर ये गिरोह सबसे ज्यादा सक्रिय था। हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी रिजर्वेशन को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने एसपी के साथ मिलकर प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया। मायावती ने कहा कि आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी चला हुआ है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस पहले ही ये काम कर चुकी होती। इससे साफ है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो वोट के स्वार्थ की खातिर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के खिलाफ काम करती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। एक कार्यक्रम एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा, जहां पहुंचकर पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेमीकॉन इंडिया 2024 का प्रधानमंत्री के द्वारा सुबह 10:30 बजे उद्घाटन होना है। आज पीएम मोदी का ग्रेटर नोएडा का दौरा है। सेमीकॉन इंडिया 2024 का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। सेमीकॉन इंडिया का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए भारत में 6 प्लांट लगाए जाएंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में लगाया जाएगा। इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियां करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। दरअसल वर्तमान में ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है। भारत अब सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। इसके लिए आज पीएम मोदी पहला कदम उठाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इन 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को अब तक मंजूरी दी जा चुकी है।
और सीधे रुख कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा का। हिमांशु शुक्ला आज खास तौर पर वहां पर इस दौरान मौजूद हैं। हिमांशु के पास सीधे अपडेट लेते हैं। हिमांशु, 10:30 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पहले से ही नोएडा में मौजूद है। क्या कार्यक्रम रहने वाला और कितना उत्साह वहां पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री सेमीकॉन 2024 का शुभारंभ करेंगे और भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे हो सकता है। दरअसल में सेमीकॉन इंडस्ट्री जो है उसको सेटअप करना है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है देश को, लिहाजा ऐसे में यहाँ पर इसके उद्घाटन की शुरुआत की जाएगी। और आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं एक्सपो मार्ट के बाहर से। यहाँ पे आप देखेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। बाकायदा कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सेमीकॉन इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को देखते हुए। दरअसल में अब तक जो भी चिप यानी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है वो इंपोर्ट की जाती है, लिहाजा अब इसको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। और ये इंडस्ट्री जो है 2026 तक $55 बिलियन की हो जाएगी और 2030 तक ये $100 बिलियन के आसपास की हो जाएगी। लिहाजा अब आत्मनिर्भर बनना है चिप को देखते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन चिप, कंप्यूटर जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है और ताइवान सबसे बड़ा इसका इंपोर्टर है। आपको बता दें कि करीब 68% कब्जा है, इसके बाद चीन और फिर अमेरिका का नाम आता है। लिहाजा भारत को भी सेमीकंडक्टर हब के तौर पर विकसित करना और खासतौर पे उत्तर प्रदेश के मुकुट यानी गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में इसकी यूनिट की शुरुआत करना, क्योंकि यमुना अथॉरिटी को कई प्रस्ताव मिले हैं। विदेश के जो बड़े जायंट्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, लिहाजा उन्होंने अपना प्रपोजल दिया जो शासन को भेज दिया गया है और अब इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है ताकि इसको इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बना जा सके। और ये एक बड़ा सेक्टर है आने वाले वक्त में। एआई, जिस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, 6G की बात करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। हिमांशु वहां पर ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल टावर का डाटा कब्जे में लिया गया है। जांच एजेंसियों ने डाटा कब्जे में लिया है। घटना से पहले रात 7 बजे से 10 बजे तक आसपास क्षेत्र में सक्रिय रहे मोबाइलों की लोकेशन निकाली जा रही है। प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखने के मामले में जांच चल रही है। तो ट्रेन पलटाने की साजिश से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर ब्रेक की है अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से। हर खबर सबसे पहले यहां पर ब्रेक हो रही है इस पूरे मामले में। अमित गंजू के पास सीधे बात करते हैं। अमित, क्या जानकारियां आपको मिल पा रही हैं इस पूरे मामले में? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेन को पलटाने की साजिश भले ही नाकाम हुई, मगर उसके बाद से पुलिस युद्ध स्तर पर जुटी है। 9 एजेंसी इस वक्त काम कर रही हैं। 350 से ज्यादा पुलिस कर्मी, जिसमें एडिशनल डीसीपी लेवल से लेकर डीसीपी और बात की जाए एसीपीज और एलआईओ, सारी टीम लगी। इवन एटीएस की टीम भी यही कैंप कर रही है। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी चीज जानकारी सामने लगी हमारे सोर्सेस से अनुसार कि उस घटना स्थल के जो टावर्स हैं, उनके आसपास के टावर्स में जो भी डाटा से उन्हें डंप किया गया, 750 मोबाइल नंबर्स को ट्रेस कराया जा रहा है। इनमें 118 वो मोबाइल नंबर्स हैं जिनको ट्वाइस या 3 टाइम्स उस एरिया की लोकेशन में देखा गया। उन 118 में 33 वो मोबाइल नंबर्स हैं जो 30 मीटर के रेडियस में, और उसमें से 9 वो मोबाइल नंबर सामने आ रहे हैं जो 8 से 9 मीटर के आसपास के। ये किनके मोबाइल्स हैं, क्या है, उनका उद्देश्य क्या था, उस क्रॉसिंग के पास क्या, मुंडारी गांव के आसपास के लोगों के मोबाइल्स रात में क्यों एक्टिव थे? क्योंकि एक दिन पूर्व की अगर डिटेल्स बात की जाए तो 7 o'clock इवनिंग से लेकर रात को 10 बजे तक के भी पूरी डिटेल्स वहां से ली जा रही है। और आसपास जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पुलिस इसमें जुड़ी 700 से लेकर 33 नंबर तक की स्क्रीनिंग करना, उनके नंबर्स को ट्रेस करना, उनके नंबर्स को रखना अपने रडार पर, ये पूरी एक जांच का विषय। अब जब ये जांच समाप्त होगी, नंबर्स की स्क्रीनिंग समाप्त होगी, तब जाके पता चलेगा कि जो नंबर्स मेन फोकस होके 8 से 9 आए हैं फिल्टर होके, ये मुंडेरी गांव के क्या है, क्या इसमें गैंगमैन का नंबर है, क्या इसमें गेटमैन का नंबर है, क्या उस शाहरुख का ये मोबाइल नंबर तो नहीं है जो जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है? क्योंकि इसमें तमाम चीजें कनेक्टिविटीज एक एक करके जुड़ती चली जा रही हैं और पुलिस अपनी किसी भी प्लानिंग को, किसी भी चीज को डिस्क्लोज नहीं करी, क्योंकि इतना सेंसिटिव इशू है इसमें। जहां एक और एजेंसीज चीजों को कॉन्फिडेंशियल रख रही है, तो वहीं एलआईओ, एटीएस। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारियां विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।